हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टैली का बेसिक जानकारी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली है क्या, टैली का यूज क्या है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन और उसका रूल क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, हम लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है टैली। तो टैली में जो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे टैली में पढ़ना क्या क्या उसके बारे में देखने वाले हैं। तो टैली में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका सिलेबस, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग। तो सबसे पहले सिलेबस के जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर टैली का इंट्रोडक्शन देखेंगे, अकाउंट्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो जैसे सिलेबस में फर्स्ट में जो पॉइंट बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं कि जैसे टैली जो है, टैली है क्या, टैली को डेवलप कौन किया है ना, टैली का यूजेस क्या है, ये सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है अकाउंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब अकाउंट का टाइप कितने हैं, उसका रूल क्या होता है डेबिट या क्रेडिट करने का। थर्ड जो पॉइंट लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन, मतलब टैली में जब हम लोग काम करेंगे तो उसमें कंपनी किस तरह से क्रिएट किया जाता है, हर स्टेट का रूल क्या होता है। जैसे मान के चलिए, अगर आप एक राज्य में अगर आप काम कर रहे हैं उसका रूल क्या होता है, अगर आप किसी केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे हैं उसका क्या रूल होता है। कंपनी का टोटल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपका शॉप है तो शॉप का इंफॉर्मेशन वगैरह सारा डिटेल्स आप कंपनी क्रिएशन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है लेजर क्रिएशन। लेजर में क्या होता है, तो लेजर में आप लोग लेजर क्रिएट करने सीखेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो परचेज अपने आप में एक लेजर है, कोई प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो सेल अपने आप में एक लेजर है। तो लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है इसको देखेंगे। नेक्स्ट है फिर वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री होता है जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसको पेज में किस तरह से एंट्री कीजिएगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको पेज में किस तरह से एंट्री कीजिएगा, किसी से अगर आप पैसा ले रहे हैं उसका एंट्री कैसे कीजिएगा, किसी को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं उसको कैसे एंट्री करिएगा, ये सीखेंगे हम लोग वाउचर एंट्री में। अब वाउचर एंट्री में दो तरह का एंट्री होता है, जिसमें एक अकाउंटिंग वाउचर हो जाता है और एक होता है आपका इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे हम लोग वाउचर एंट्री का ही काम करेंगे और इन्वेंट्री वाउचर में भी वाउचर एंट्री का ही काम करेंगे। तो इसे इन्वेंट्री में होता है कि कोई प्रोडक्ट का पूरा डिटेल से एंट्री कर सकते हैं। सब एक प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो उसका मेजरमेंट क्या होगा क्वांटिटी का, इसके साथ साथ उसका ग्रुप क्या होगा और उस किस गोडाउन में आप उसको रख रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, ये सब का जो एंट्री होता है वो इन्वेंट्री वाउचर कहलाता है। नेक्स्ट है स्टॉक मेंटेन का काम। स्टॉक मेंटेन क्या होता है, तो स्टॉक मेंटेन में होता है कि जैसे अगर आप आपका शॉप है, अब शॉप का अगर आप जितना भी डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं आप, जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीदे, कितना का खरीदे, कितना उसको पेमेंट किए, कितना आपका वहां पे उधार रह गया, उसी को मेंटेन करना क्या कहलाता है, स्टॉक मेंटेन कहलाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर पॉइंट एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सपायरी डेट में हम लोग सीखेंगे कि जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका एमएफसी डेट और एक्सपायरी डेट क्या रहेगा, उसका सेटअप हम लोग इस एक्सपायरी डेट के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, सेल कर रहे हैं ना, उसी का जो एंट्री होता है उसी को हम लोग जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। 11 नंबर जो पॉइंट बना हुआ है जिसमें टैक्सेशन एंड जीएसटी है। टैक्सेशन एंड जीएसटी में हम लोग टैक्स के बारे में सीखेंगे और जीएसटी का, मतलब टैक्स जो होता है वो किस तरह से डिडक्शन किया जाता है। और उसके साथ साथ जैसे जीएसटी जब पढ़ेंगे तो जीएसटी में हम लोग सिंगल जीएसटी सिंगल पेज में कैसे करिएगा, और एक ही पेज में अगर आप मल्टीपल जीएसटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते तो उसको कैसे करिएगा। इसके अलावा जैसे अगर आप कोई स्टेट में जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कैलकुलेशन कैसे करिएगा, और अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होता है, ये जीएसटी में हम लोग ऑल टाइप का जीएसटी देखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में लोग सेवा कर बोलते हैं। सर्विस टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो सर्विस टैक्स को हिंदी में सेवा कर, जैसे अगर मान के चलिए आप अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप एजुकेशनल सर्विस ले रहे हैं
फोन रिचार्ज करवा रहे हैं, कहीं होटल में अगर आप रुक रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्सेस लेता है उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं सर्विस टैक्स। इसके अलावा फिर जीएसटी बिलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीद बेच रहे हैं उसमें जीएसटी बिलिंग का काम किस तरह से करेंगे, तो जीएसटी बिल बनाने भी सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है पेरोल। पेरोल क्या होता है, पेरोल वाउचर कैसे किया जाता है, पेरोल इन्फो क्या होता है आपका ना, उसमें पेरोल अटेंडेंस किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे पेरोल और पेरोल अटेंडेंस दो चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग एक पेरोल सिंपल देखेंगे और एक पेरोल अटेंडेंस देखेंगे। जैसे पेरोल जो रहेगा, पेरोल अटेंडेंस जो होता है, इसमें एक तरह से आपका सैलरी कैलकुलेशन होता है। जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें आप कितना प्रेजेंट हैं, कितना एब्सेंट हैं, कितना ओवर टाइम किए हैं, कितना आपको डीए मिल रहा है जिसको डियरनेस अलाउंस के नाम से जानते हैं, महंगाई होता है, कितना आपको एचआरए मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस है जिसको बोला जाता है, ये देखेंगे हम लोग पेरोल अटेंडेंस। फिर ये जो 15 टॉपिक पढ़िएगा, इसी टॉपिक्स को कोरिलेट करके हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको हम लोग प्रोजेक्ट वर्क के नाम से जानेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट के रूप में रहेगा जिसको आप लोग बना करके खुद से देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैली यहां से हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में लिखा हुआ यहाँ पे कि टैली इज एन ईआरपी। ईआरपी का पूरा नाम होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। टैली इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर पैकेज used for day-to-day business data of company, firm, banking, institute, etc. कहने का मतलब है कि जैसे कंप्यूटर टैली जो है एक सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग प्रत्येक दिन का जो बिजनेस डेटा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, और रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में, तो डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिसका नाम रखा गया है टैली। अब जैसे पहले जब कंप्यूटर में डेटा एंट्री नहीं किया जाता था तो उस कंडीशन में, मतलब जो टैली सॉफ्टवेयर अगर नहीं यूज किया जाता था तो पहले आदमी अपना बही खाता रखता था जिसमें प्रत्येक दिन का हिसाब किताब मेंटेन उस बही खाता में करता था। उसी को डिजिटल फॉर्म में करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया टैली। आगे जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड टू ऑटोमेट एंड इंटीग्रेट ऑल योर बिजनेस ऑपरेशंस सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, etc। इसका काम क्या है, तो जैसे इसमें हम लोग किसी तरह का भी डेटा, जैसे अगर आप एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप परचेज किए, सेल किए, आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सब काम जो है ना ऑटोमेट करेगा, मतलब एक तरह से ऑटोमेटिक काम करता है, बस आपको डेटा इनपुट करते जाना है, कैलकुलेशन का काम है खुद ब खुद करे। तो इसका जो यूजेज है किस तरह का ऑपरेशंस में, जैसे परचेजिंग में, सेलिंग में, फाइनेंस में, इन्वेंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह यूजेज है। आगे लिखा हुआ है टैली वॉज डेवलप्ड बाय श्याम सुंदर गोयनका एवं भरत गोयनका। कब, तो 1986 में, मतलब इसको दो व्यक्ति मिलकर के डेवलप किए थे 1986 में, जिनमें से एक का नाम था श्याम सुंदर और एक का नाम था आपका भरत, ये दोनों भाई थे। आगे लिखा हुआ है कि टैली प्रोवाइड्स वेरियस वर्जन like Tally 3.0, Tally 4.0, Tally 4.5, Tally 5, Tally 5.4, Tally 6.3, Tally 7.2, Tally 8.9, Tally 9 और Tally ERP9। तो ये जब आपका वर्जन है, तो हम लोग जो पढ़ने वाले भी हैं वो Tally ERP9 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हर बार जैसे मान के चलिए, अगर मान के वर्जन जो होता है अलग अलग तरह से आता है, उसमें कुछ फीचर्स इंक्लूड भी करता है, कुछ फीचर्स को हटाता भी है। तो इसी तरह से कुछ कुछ ऐड करते करते, जैसे मान के चलिए पहले, अब 2018 के पहले इंडिया में जीएसटी का जो सिस्टम था वो नहीं, तो 2018 से फिर आपका जीएसटी लागू हुआ, तो जो टैली ERP9 बना है तो इसमें बहुत सारा कुछ फीचर्स को इंक्लूड कर दिया गया, जैसे जीएसटी का फीचर्स और भी बहुत ऐसा फीचर्स है जिसमें इसको डाला गया है। आगे देखेंगे हम लोग अकाउंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, मतलब अकाउंट्स होता क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, कौन कौन टाइप का अकाउंट होगा, अकाउंट्स बनाने का रूल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो बात करें अकाउंट का, तो अकाउंट का मतलब ऐसे हिंदी में होता है खाता, और अगर अकाउंटिंग की बात करें जिसको हिंदी में हम लोग लेखांकन बोलते हैं, अकाउंट्स। तो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखा हुआ है कि अ रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, बोल रहा है एक रिकॉर्ड होता है किसका, तो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज का, टू कवर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ पार्टिकुलर आइटम और अ पार्टिकुलर पर्सन। बोल रहा है कि अगर किसी पार्टिकुलर आइटम के लिए या पार्टिकुलर पर्सन के लिए जो डेबिट या क्रेडिट हम लोग करते हैं, उसी का रिकॉर्ड रखता है कौन, अकाउंट्स, और उसी को हम लोग अकाउंट्स के भी नाम से जानते हैं। इसी में आगे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ फिजिकल पीरियड शोइंग द रिजल्टिंग बैलेंस। अब जैसे मान के चलिए जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब लेन देन का काम करते हैं, जो डेबिट क्रेडिट का काम होता है, तो लास्ट में अकाउंट्स में आपका एक रिजल्टिंग बैलेंस शो करता है, जिसमें आप देख करके, जैसे अगर मान के चले आपका एक खाता है, तो खाता में आप जैसे मान लीजिए 1 साल का अगर आप पूरा डेबिट क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डेट वाइज एंट्री किया हुआ रहेगा कि किस डेट को आप कितना डेबिट किए हैं, कितना क्रेडिट किए हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे लास्ट वाला पेज रहेगा, उसमें दिखाएगा कि आपको टोटल बैलेंस कितना बचा हुआ है। उसी चीज को यहाँ पे समझाने का काम कर रहा है। फिर आगे इसी में लिखा हुआ कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, निम्नलिखित अकाउंट्स होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट को हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, और जो रियल अकाउंट होता है इसको वास्तविक खाता बोला जाता है, और जो नॉमिनल अकाउंट होता है इसको अवास्तविक खाता होता है बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग्स बनाए हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें पहला अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल। पर्सनल अकाउंट को हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाता के नाम से जानते हैं, व्यक्तिगत खाता। और जो अकाउंट होता है उसका इंडिकेशन A/C होता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है, और नॉमिनल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। फिर जैसे अगर मान के चलिए आप कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, बिजनेस, तो इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले दो पार्टी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से पार्टी 1 लिखे, और यहाँ पे लिख दिया पार्टी 2, दो पार्टी। अब उस पार्टी में किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी कंपनी का भी नाम हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का भी नाम हो सकता है, बैंक का भी नाम हो सकता है। तो जो बिजनेस को चलाने का काम करते हैं ना, उनको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। मतलब कि एक बिजनेस में जो बिजनेस को चलाता है उसको बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में दो पार्टी होगा, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। तो यहाँ थोड़ा सा पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा और करेंगे हम लोग। तो पर्सनल अकाउंट में लिखा हुआ है कि पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट ऑफ पर्सन, मतलब व्यक्ति, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन, बैंक, कंपनी विच आर द बिजनेस डी। बोल रहा है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किसी मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, दुकान हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, बैंक हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जो इस बिजनेस को चलाने का काम करता है। मतलब किसी भी बिजनेस को जो चला रहा है, डील कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। जैसे अगर मान के चलिए अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में लोग व्यक्ति का नाम नहीं बताते, इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं। तो एक तरह से एक साइड से उस बिजनेस को डील कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूट कर रहा है। अगर आप कोई दुकान से कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में लोग दुकानदार का नाम न लेकर के दुकान का नाम लेते हैं, क्योंकि एक साइड से बिजनेस को डील दुकान का नाम कर रहा है। अगर आप कोई कंपनी से बाइक खरीद रहे हैं या और भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वहां पे कंपनी का नाम हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बिजनेस डील कर रहा है कंपनी। एक्चुअली में चलाता है इंसान है, लेकिन एक डील करने का काम कर रहा है, उस कंपनी का नाम लेते हैं हम लोग। तो वही चीज कर रहा है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो जो बिजनेस को चलाने का काम करता है उसी को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे SBI नेम ऑफ बैंक हो गया, आकाश नेम ऑफ पर्सन, टाटा नेम ऑफ कंपनी, अल्फा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हो गया, स्मार्ट लुक नेम ऑफ फॉर्म हो गया, मतलब दुकान का नाम हो गया। तो ये सब जो देख रहे हैं, ये सब का सब एग्जाम्पल जो दिया हुआ है,
ये पर्सनल अकाउंट का है। अब पर्सनल अकाउंट बताए कि जो बिजनेस को चलाए, अब बिजनेस चलाने वाला दो पार्टी, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला होगा। तो इसमें कंडीशंस है, डेबिट द रिसीवर, जैसे यहाँ पे इसका प्रिंसिपल या रूल जिसको आप बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, मतलब जो पाने वाला पर्सन रहेगा उसको डीआर के साथ ले जाना है। डीआर बोले तो डेबिटर मतलब देनदार, और क्रेडिट द गिवर मतलब जो देने वाला पार्टी होता है उसको रखेंगे हम लोग सीआर के साथ। पाने वाले को रखना है डीआर में और देने वाले को रखना है सीआर में। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिए हम लोग दो ठो, एक ये और एक यहाँ पे। पहला लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एसबीआई, तो सबसे पहला काम आपको अकाउंट पहचाना है। एसबीआई जो है नॉमिनल अकाउंट का केस है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट। अब इसका रूल याद होना चाहिए कि रूल में पाने वाले को डीआर बोला जाता है और देने वाले को सीआर। तो अगर हम लोग कैश डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ एसबीआई पाने वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे डीआर और सीआर आपको करना है। तो डीआर में हो जाएगा आपका कौन, एसबीआई, और बगल में जो अमाउंट है अमाउंट लिख देंगे, 10,000 है तो 10,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद अब देने वाला का यहाँ पे नाम नहीं है, तो देने वाला का नाम नहीं, जो देने वाला रहेगा वो सीआर में जाएगा, इसलिए यहाँ पे सीआर में हम लोग यूज कर लेंगे कैश का, और कैश का भी अमाउंट सेम है 10 के, तो 10 के लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कैश रिसीव्ड कर रहे हैं किससे, रवि से। अब कैश रिसीव्ड कर रहे हैं रवि से, रवि क्या है, तो रवि हो गया यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, तो ये भी हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फिर रूल क्या कहता है, तो पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे रूल देख रहे होंगे, पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। अब यहाँ अगर हम लोग रवि से कैश रिसीव्ड करते हैं तो रवि देने वाला पार्टी हो गया, इसलिए सीआर में हो जाएगा कौन यहाँ पे, रवि। और अमाउंट जो है 15,000 है, 15,000 लिख लेंगे। टीआर में इधर पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग किसका, कैश का, और अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। आगे देखने वाले हैं पर्सनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट। अब बात करें अगर हम लोग रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं वास्तविक खाता। क्या बोला जाता है, वास्तविक खाता। इसमें क्या आता है, तो जैसे भी हम लोग जस्ट देखें कि अगर मान लीजिए एक बिजनेस है, तो बिजनेस में दो पार्टी होता है, पार्टी 1 और इधर लिखे हम लोग पार्टी 2। तो जो बिजनेस को चला रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। लेकिन इस बिजनेस में जो आप लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो प्रोडक्ट आप यूज करिएगा वही कहलाता है आपका रियल अकाउंट। मतलब जो प्रोडक्ट का आप यूज करिएगा उस बिजनेस में, वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे इसका डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि दीज आर अकाउंट्स ऑफ थिंग्स, मतलब सामान, मटेरियल, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस व्हिच कैन बी सीन एंड टच। बोल रहा है कि जो रियल अकाउंट्स होता है तो एक थिंग्स होता है, मटेरियल्स होता है, एसेट्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है, जिसको कि आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे जो बिजनेस चला है वो पर्सनल, और उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, टीवी है, बाइक है, पेन है, बुक है, लैपटॉप, फर्नीचर, ये सब के सब क्या आपका रियल अकाउंट। मतलब उस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं सबका सब आपका रियल अकाउंट। अब इसके लिए भी रूल है। अब जैसे अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट या तो आपके पास आएगा या तो आपके पास से प्रोडक्ट जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है रूल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आने वाला रहेगा उसको रखना है डीआर में, और आगे लिखा हुआ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो जाने वाला रहेगा वो रखना है सीआर में। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट को डीआर के साथ रखना है, मतलब डेबिटर में रखना है। और अगर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपके पास से जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट को रखना है सीआर के साथ, मतलब क्रेडिटर। तो दो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। पहला है परचेज कर रहे हैं मोबाइल विद कैश 25,000, मतलब 25,000 में एक मोबाइल खरीदे। सबसे पहले आपको अकाउंट पहचानना है, मोबाइल क्या है, तो मोबाइल एक आपका एसेट्स है, संपत्ति या थिंग्स है। तो इसका रूल बताया है कि आने वाले को डीआर में रखना, जाने वाले को सीआर में। अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपके पास मोबाइल आएगा, इस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे डीआर में मोबाइल का, यहां से लिखेंगे मोबाइल। और जो कैश है कैश लिख देंगे, जैसे 25 के 25 के यूज कर लेंगे हम लोग। उसके बाद
आने वाले को डीआर में रख ली और जाने वाला का नाम यहाँ पे नहीं है इसलिए सीआर में हम लोग यूज करेंगे कैश। कितना हो जाएगा सेम 25,000। इस तरह से इसका डीआर और सीआर डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सोल्ड कर रहे हैं हम लोग लैपटॉप विथ कैश 45,000। जैसे एक लैपटॉप अगर हम लोग बेच रहे हैं तो लैपटॉप भी जो है यहाँ पे ये भी रियल अकाउंट का केस है। रियल अकाउंट का रूल आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर। तो अगर आप लैपटॉप बेच रहे हैं तो आपके पास से लैपटॉप जाएगा इसलिए सीआर में हो जाएगा लैपटॉप हो जाएगा। अमाउंट जो भी है जैसे 45 के तो 45 के रख लेंगे और डीआर में क्या आएगा आपके पास आ जाएगा यहाँ से कैश कितना 45 ठीक। तो यह हो गया रियल अकाउंट। पर्सनल में हुआ कि जो बिजनेस को चला रहा हूँ पर्सनल उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट आप यूज करिएगा वो हो गया रियल। थर्ड की बात करते हैं जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें जिसको कि हिंदी में अवास्तविक खाता के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है तो नॉमिनल अकाउंट में लिखा हुआ कि नॉमिनल अकाउंट्स आर द अकाउंट ऑफ सर्विसेज गिवन, मतलब सर्विस देना। तो अगर आप सर्विस दे रहे हैं उस कंडीशन में आपको इनकम या गेन कीजिएगा। एंड सर्विसेज रिसीव्ड मतलब उस कंडीशन में आपको एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा। मतलब अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो खर्च या हानि होगा और अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आय या प्रॉफिट या लाभ होगा जिसको बोलते हैं। तो वही चीज जैसे एग्जांपल्स लिखा हुआ है लाइक सैलरी, रेंट, बोनस, फ्राइट, वेजेस। फ्राइट में FRIGST होता है, फ्राइट, वेजेस, कैरेज हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब के सब चले जाते हैं नॉमिनल। कहने का मतलब कि जैसे अगर बिजनेस अभी आप किए तो भी जस्ट बताएं कि इसमें दो पार्टी होता है, पार्टी 1 और पार्टी 2। तो जो बिजनेस को चला रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट यूज होगा उसको बोलेंगे हम लोग रियल। अब इसके अलावा भी जैसा अगर मान लीजिए अपना शॉप खोले तो शॉप खोलने के बाद आप जो रूम लेते हैं उसका आप रेंट पेड करते हैं तो रेंट जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने पास एम्प्लॉय रखे हैं जो काम कर रहा है उसका अगर आप सैलरी दे रहे हैं वो भी चला जाएगा सैलरी नॉमिनल अकाउंट में। इसके अलावा जैसे आप कुछ सामान मंगवाते हैं तो गाड़ी का जो किराया या भाड़ा दीजिएगा इसको फ्राइट या कैरेज के नाम से जानते हैं, वो क्या हो जाएगा तो भी आपका नॉमिनल अकाउंट। कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं अगर उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा हो या डिस्काउंट दे रहे हो आप तो उस कंडीशन में डिस्काउंट जो होगा वो भी नॉमिनल अकाउंट का केस हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल है, क्या चीज देखेंगे हम लोग तो लिखा हुआ है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जो खर्च या हानि होगा उसको रखना है डीआर में। और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट मतलब आय या लाभ जो होगा उसको रखना है सीआर में। कहने का मतलब कि जो खर्च या हानि होगा आपको डेबिट करना पड़ेगा और जो आय या लाभ होगा उसको करना होगा आपको क्रेडिट। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं हम लोग, जैसे पेड कर रहे हैं रेंट, रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट का केस है। अब पेड मतलब हो गया खर्च, खर्च हानि को कहाँ रखना है डीआर। यहाँ से हम लोग डीआर में रख लेंगे रेंट और रेंट का जो भी अमाउंट है अमाउंट डाल देंगे और सीआर में क्या हो जाएगा यहाँ पे कैश यूज कर लेंगे हम लोग। अमाउंट जो भी अमाउंट डाल देंगे 5 के है तो 5। दूसरा क्वेश्चन है सैलरी रिसीव्ड कर रहे हैं 20 के हम लोग, मतलब 20,000 रुपए सैलरी रिसीव कर रहे हैं। सैलरी भी कौन सा अकाउंट हो गया नॉमिनल। नॉमिनल का रूल खर्च हानि को डीआर आय लाभ को सीआर। तो अगर आप रिसीव्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को कहाँ रखना है सीआर में। तो सीआर में हो जाएगा यहाँ से सैलरी, सीआर में हो जाएगा यहाँ पे सैलरी, सैलरी लिखेंगे और अमाउंट जो भी होगा अमाउंट डाल देंगे, 20 के है तो 20 के। और डीआर में क्या हो जाएगा तो डीआर में हो जाएगा आपका यहाँ पे कैश, 20 के है 20 के भी यहाँ पे ठीक है। आगे देखेंगे इसका थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन बोले तो बस अकाउंट्स को ही समझेंगे, लेकिन ये तीनों अकाउंट का कलेक्शन एक ही पेज में किया गया है यहाँ पे। तो तीनों अकाउंट का जो कलेक्शन वो सिंगल पेज में किया जिसका नाम हेडिंग्स बना हुआ अकाउंट्स। अकाउंट्स में जस्ट हम लोग पढ़े 3 अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल और तीसरा क्या लिखा हुआ आपका नॉमिनल। तो इसमें बताए थे कि जैसे अगर मान के चलिए एक बिजनेस को अगर आप चला रहे हैं बिजनेस, तो बिजनेस में बताया कि 2 पार्टी होगा, एक पार्टी 1 और एक हो जाएगा आपका पार्टी 2।
तो इस बिजनेस में मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करें तो होगा ये दोनों पार्टी के बीच होगा, जिसमें एक खरीदने वाला होगा और एक होगा आपका बेचने वाला। और जो खरीदाए बेचाएगा वो उसमें हो जाएगा प्रोडक्ट, और इस पे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी देखेंगे। तो जो पार्टी जो बिजनेस को चला रहा है उसको बताए कि जो बिजनेस को चलाएगा वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट आप यूज करिएगा वो हो जाएगा रियल अकाउंट। और इसमें जो आपको प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस के रूप में होगा, ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं पर्सनल में क्या आता है, तो नेम ऑफ पर्सन, फर्म्स, इंस्टीट्यूट, कंपनी, बैंक्स। जैसे एग्जांपल आकाश है, एसबीआई, टाटा, पीडब्ल्यू, ये सब के सब क्या है, पीडब्ल्यू मतलब फिजिक्स वाला, ये सब के सब क्या हो गया। तो ये सब जो आपका है ये पर्सनल अकाउंट का केस हो गया। इसका रूल बताया क्या चीज कि डेबिट द रिसीवर, मतलब जो पाने वाला रहेगा वो डीआर में जाएगा, और जो देने वाला रहेगा क्रेडिट द गिवर मतलब वो जाएगा सीआर। जाएगा क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट को पाएगा उसको पैसा डेबिट करना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट देने वाला होगा उसको पैसा क्रेडिट होगा मतलब पैसा लेगा, इसलिए देने वाला को सीआर में रखना है, पाने वाला को डीआर में रखना है। रियल अकाउंट्स की अगर हम लोग बात करें तो रियल अकाउंट्स में ओनली एसेट्स आता है, संपत्ति जिसको बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, स्टेशनरी, जैसे पेन हो गया, बुक, टीवी, और भी बहुत सारा चीज आप लिख सकते हैं, मोबाइल हो गया। इसका रूल है कि अगर प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है ना, डेबिट पार्ट कम से, तो उसको रखना है डीआर में, और अगर आपके पास से प्रोडक्ट जा रहा है उसको रखना है सीआर में, मतलब डेबिट पार्ट कम इन और क्रेडिट पार्ट गोज आउट। आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर में रखना है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसमें क्या होता है, तो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस, जैसे सैलरी, बोनस, रेंट, प्राइस, वेजेस, कैरेज, और हर तरह का बिल, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, फोन बिल हो गया, ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट। इसमें डिस्काउंट वगैरह भी आएगा। तो इसके लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी खर्च या हानि होगा उसको रखना है डीआर के साथ, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, जो आय या लाभ होगा उसको रखना है सीआर के साथ। क्योंकि अगर मान के चलिए आप सैलरी पेड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको डेबिट करना होगा, अगर आप सैलरी रिसीव करिएगा तो उस कंडीशन में आपको क्रेडिट होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहाँ पे बस वही डीआर और सीआर डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्कस द डीआर एंड सीआर। तो पहला क्वेश्चन है, परचेज कर रहे हैं चेयर हम लोग विद कैश 4000 में हम लोग कुर्सी खरीदा है। अब कुर्सी जो है आपका एक प्रोडक्ट है, मतलब एक संपत्ति भी जिसको बोल सकते हैं, एसेट्स है। तो संपत्ति जो होता है वो जाता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, तो रियल अकाउंट का रूल आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर। अगर आप परचेज कर रहे हैं शेयर को तो आपके पास शेयर आएगा, इसलिए डीआर में हो जाएगा आपका शेयर, और अमाउंट जो भी है जैसे 4000 है तो 4000 लिख देंगे, और हमारे पास से क्या जाएगा यहाँ से, तो मेरे पास से जाएगा यहाँ पे कैश, अमाउंट सेम है तो अमाउंट सेम लिख देंगे। मतलब केवल डीआर और सीआर डिस्क्राइब करना है कि डीआर में कौन जाएगा और सीआर में कौन जाएगा। अब बताइए डीआर में जैसे चेयर है, अब आने वाले को डीआर में इसलिए रखा जाता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके बदले आपको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके बदले आपको क्रेडिट होगा, इसलिए चेयर आ रहा है उसके बदले आपको डेबिट करना पड़ेगा 4000 रुपए। सेकेंड क्वेश्चन है, सोल्ड की हम लोग बाइक 90000, बाइक भी आपका रियल अकाउंट होगा क्योंकि ये भी क्या आपका है, संपत्ति है। तो रियल अकाउंट का रूल आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर। तो अगर हम लोग सेल करेंगे तो हमारे पास से बाइक जाएगा, इसलिए सीआर में हो जाएगा आपका बाइक, और अमाउंट कितना है 90000 है तो यहाँ पे 90000 लिखेंगे। डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में हो जाएगा आपका कैश, इसमें भी अमाउंट 90000 है तो 90000 लिखेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड का नाम है पेड कर रहे हैं हम लोग सैलरी 10000। अब सैलरी जो है ये कोई संपत्ति नहीं है, एसेट्स नहीं है, थिंग्स नहीं है। एक तरह से सैलरी अगर हम पेड कर रहे हैं तो खर्च होगा, और जो खर्च होता है या जो लाभ होता है या हानि होता है ये सबको रखा जाता है नॉमिनल अकाउंट में। अब नॉमिनल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि खर्च हानि को डीआर में रखना है और आय लाभ को सीआर में। तो अगर आप सैलरी पेड करते हैं तो खर्च होगा, अब खर्च को रखना है कहाँ, डीआर में, तो यहाँ पे डीआर में हो जाएगा आपका सैलरी। सैलरी का अमाउंट कितना है 10000 है, 10000 डालें।
और सीआर में क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैश यूज हो जाएगा, अमाउंट सेम रहेगा आपका, 10,000 है तो 10,000 डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनस रिसीव्ड कर रहे हैं, बोनस। अब बोनस की बात करें तो बोनस भी आपका कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। जैसे अगर आप बोनस रिसीव्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट, और अगर आप दे रहे हैं तो एक तरह से लॉस होगा। तो बात करते हैं हम लोग बोनस का, तो बोनस हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। अब बोनस कर रहे हैं रिसीव, तो रिसीव में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को रखा जाता है सीआर में, नॉमिनल अकाउंट में। तो सीआर में हो जाएगा आपका बोनस, बोनस का अमाउंट आपका है 15,000। और डीआर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कैश, अमाउंट सेम रहेगा 15,000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसका नाम है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, कैश हम लोग रिसीव कर रहे हैं किससे, मोहन से। हम मोहन हो गया आपका नेम ऑफ पर्सन, और नेम ऑफ पर्सन को हम लोग रखते हैं कहाँ, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो पर्सनल में एक बिजनेस जो चलाता है, जिसमें एक पाने वाला और एक देने वाला, पाने वाले को डीआर में रखा जाता है और देने वाले को सीआर में। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे कि कैश रिसीव कर रहे हैं मोहन से, तो मोहन देने वाला पार्टी हो गया, और देने वाला को सीआर में रखना है, पाने वाले को डीआर में, तो यहाँ से सीआर में चला जाएगा कौन, मोहन। सीआर में मोहन हो जाएगा, अमाउंट जो भी हो अमाउंट यहाँ पे इनपुट करेंगे, और डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में हो जाएगा यहाँ पे कैश, 10,000 है 10,000 डाल। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ना, और क्वेश्चन जिसमें भी हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिर लिखे हैं, परचेस कर रहे हैं बाइक फ्रॉम टीवीएस कंपनी, 1,15,000 बाइक खरीद रहे हैं कहाँ से, टीवीएस कंपनी से। तो अगर हम लोग बाइक देखें तो बाइक रियल अकाउंट हो गया, लेकिन अगर टीवीएस कंपनी देखें तो टीवीएस कंपनी आपका कौन सा अकाउंट, तो ये हो गया पर्सनल। पर्सनल का रूल पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर हो जाता है। बट अगर हम लोग बाइक देखें तो बाइक रियल अकाउंट, जिसमें आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर बोला जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अभी जस्ट, बाइक से भी बना सकते हैं इसको, और टीवीएस कंपनी के नाम से बना सकते हैं। बाइक से चले तो बाइक रियल अकाउंट, आने वाले को डीआर, परचेज करिएगा बाइक आएगा आपके पास, तो डीआर में यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाइक, बाइक लिख लेंगे, और इसका जो भी अमाउंट होगा अमाउंट डालेंगे वहां पे। बाइक अमाउंट कितना है, तो 1,15,000 रुपए, और सीआर में क्या हो जाएगा यहाँ पे कैश, अमाउंट इसका भी सेम रहेगा 1,15,000। सेकंड क्वेश्चन देखें, और सेकंड में लिखा हुआ है सोल्ड टीवी विथ कैश 3,000 एंड पेड डिस्काउंट 5%। जैसे एक टीवी बेचना है हमको, और टीवी बेचना है आपको 30,000 में, और जिसमें हमको डिस्काउंट भी पेड करना है 5%। तो अगर हम लोग बात करें टीवी का, तो टीवी हो गया आपका रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर। तो अगर आप टीवी सेल करेंगे तो हमारे पास से टीवी जाएगा, जिसका टीवी टीवी जाएगा हमारे पास से, यहाँ सीआर में हो जाएगा आपका टीवी, अमाउंट कितना है 30,000 है तो 30,000 डालें। डीआर में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा कैश। अब कैश की बात करें तो अगर मान लीजिए 30,000 का टीवी, अगर अगला को अगर आप 5% डिस्काउंट देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको 30,000 कैश नहीं मिले, अब 5% माइनस करेगा, तो मतलब 5 या 1,500 रुपए आपको माइनस हो जाएगा। यानी आपको जो मिलेगा कैश के रूप में वो 29,500 रुपये, 28,500 रुपये मिलेगा। हाँ 28,500, 28,500, 1,500 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। बट डिस्काउंट को भी दिखाना है, तो डिस्काउंट याद रखिएगा हमेशा कैश के साथ जाता है, तो डीआर में हो जाएगा आपका डिस्काउंट। अमाउंट कितना होगा इसका 1,500 रुपये, तो आप 3,000 का सॉरी 30,000 का 5% निकाल लेंगे, 1,500 रुपये आएगा। तो यहाँ पे टीवी का प्राइस था 30,000, कैश आपको कितना मिला 28,500, 1,500 रुपया क्या हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट गया सीआर के सॉरी कैश के साथ, लेकिन डिस्काउंट को हम लोग डीआर में लिखे हैं। रीजन है कि अगर मान के चलिए आप डिस्काउंट कोई प्रोडक्ट बेचते समय दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको लॉस होगा, मतलब एक तरह से हानि हो सकता है, और हानि को रखा जाता है, मतलब लॉस या एक्सपेंसेस को रखा जाता है डीआर के साथ। और अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते समय डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो वो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट को हमेशा सीआर के साथ रखा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, पेड कर रहे हैं हम लोग सैलरी एंड बोनस, सैलरी बोनस दोनों पेड कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट छूट गया, इसमें मान के चले हम लोग डाल देते हैं बोनस,
5000। तो सैलरी और बोनस दोनों नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल खर्च शामिल को डीआर, अवाइल आपको सीआर बोला जाता है। तो यहाँ पे खर्च हो रहा है इसलिए डीआर में हो जाएगा आपका सैलरी, अमाउंट है 10,000, 10,000 डालेंगे। और फिर एक और है आपका डीआर में डालना होगा इसमें भी। फिर यहाँ से डीआर में चला जाएगा एक बोनस, और बोनस का जो अमाउंट है उसको लिखेंगे हम लोग। तो बोनस हो गया आपका यहाँ से 5,000, और सीआर में मिला करके दोनों हो जाएगा कैश आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 15,000। अब देखिए अगर इसको आप चाहे तो यहाँ एक में यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि जैसे अगर आप इसको टैली में एंट्री अगर आप करते हैं, कंप्यूटर में एंट्री करिएगा, तो उसमें होगा कि जैसे अगर आप सैलरी और बोनस अगर डालिएगा और दोनों अमाउंट अगर आप 15,000 डाल, तो जो इसके बारे में नहीं जान रहा अगर उसको आप दिखाइएगा, और अगर आप पूछते हैं कि सैलरी या बोनस इसमें कितना कितना होगा, तो उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं कि सैलरी इतना होगा या फिर बोनस इतना होगा। तो उस कंडीशन में उसका अलग अलग एंट्रीज होगा, मतलब डीआर 2 बार रखना होगा, इसमें एक बार सैलरी को दिखाना और एक बार बोनस, और सीआर में हो जाएगा कैश, दोनों का अमाउंट मिला करके 15,000। लास्ट क्वेश्चन है, परचेज कर रहे हैं टेबल विथ कैश 20,000 एंड रिसीव्ड कर रहे हैं 15% डिस्काउंट। अब जैसे टेबल जो आपका है वो टेबल हो गया आपका रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है खर्च आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर। तो अगर आप परचेज करिएगा तो परचेज करने के बाद आपके पास टेबल आएगा, टेबल कहाँ चला जाएगा, डीआर में। यहाँ से लिख देंगे हम लोग टेबल, और जो अमाउंट है अमाउंट डालेंगे 20,000। बात करते हैं सीआर में कैश का, तो आपको जब कैश देना होगा तो कैश 15% डिस्काउंट करके देंगे आप। तो 20,000 का अगर आप 15% निकालिएगा तो 3,000 रुपये आ जाएगा, 15 दूना 30, मतलब 3,000 माइनस करके आपको कैश जाएगा कितना, 17,000 रुपये। अब डिस्काउंट को भी यहाँ पे दिखाना है, तो बताया कि डिस्काउंट जो है हमेशा कैश के साथ जाता है। सीआर में अगर कैश है तो डिस्काउंट भी जाएगा सीआर में, तो डिस्काउंट को भी दिखाना है यहाँ पे। सीआर में डिस्काउंट के रूप में कितना मिल रहा है आपको, 3,000 रुपये। अब यहाँ पे डिस्काउंट जो है सीआर के साथ क्यों गया, क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और खरीदते समय अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उस कंडीशन में जो आपका है वो प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट जो होता है नॉमिनल अकाउंट में जाता है सीआर के साथ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।